इस समय मेरे साथ एक ऐसी, अगर मैं कहूँ, एक्ट्रेस हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई और इस बात को उन्होंने सबसे छिपाया। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो मुझे लगा कि चलो मैं खुद उनसे पूछ लेती हूँ कि उनकी शादी का सच क्या है। मैं बात कर रही हूँ नेहल की। आपने वेलकम टू फिल्म इंडो। नेहल, हाउ आर यू? वेरी वेल। आपने इंट्रोड्यूस ही ऐसे किया कि मेरी शादी हो गई है। सवाल भी नहीं। सवाल भी नहीं, क्योंकि जो मैंने नहीं। देखा सोशल मीडिया पे तो लोग यही कह रहे थे कि अरे रियल तुमने कब शादी कर ली, राइट? तो हम्म। आपको लगता है कि जैसे ही आपका वो लुक आया तो लोग एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे इंतजार ही कर रहे थे कि नेहल कब शादी कर लेगी क्या? मुझे नहीं लगता कोई भी इस बात का इंतजार कर रहा होगा कि नेहल शादी, लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी कि नेहल की शादी होगी भी कभी। आई थिंक नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। वो पोस्ट मैंने ऐसे मस्ती करने अपने ऑडियंस के साथ, मुझे यस। मुझे बहुत मज़ा आता है इंस्टाग्राम पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, मस्ती हाँ। करना, लोगों को चिढ़ाना, टीज करना। सो मैंने जब वो पोस्ट डाला तो मुझे सिर्फ अपने ब्राइडल पिक्चर्स डालने थे अब सॉन्ग के प्रमोशन के लिए, किनिया यस। सोनी के प्रमोशन के लिए। बट मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मजाक किया जाए, तो इसलिए मैंने उसको कैप्शन कर दिया, स्टिल प्रोसेसिंग दिस डे। इस कैप्शन, ये सिर्फ चिढ़ाने वाला एक कैप्शन नहीं था, इसके पीछे भी एक स्टोरी थी कि आइडिया ये था कि स्टिल प्रोसेसिंग दिस डे जो शूट वाला दिन था, क्योंकि मेरा फर्स्ट म्यूजिक वीडियो था या। आफ्टर बिग बॉस, आफ्टर माय रियलिटी स्टिंट। तो सेट पे जाना, शूट करना, मेरे लिए शूट करना, कैमरा के सामने होना, ये बहुत ही प्रेशियस थिंग है। मैं इसको बहुत ही ऐसे जैसे पूजा करते हैं ना हम, मैं वैसा उस दिन को गुजारती हूँ। तो इसलिए वो एक आइडिया था कि स्टिल प्रोसेसिंग दिस डे, इस दिन को मैं भुला नहीं पा रही हूँ, और फिर थोड़ा सा चिढ़ाना भी था चिढ़ाना। कि स्टिल प्रोसेसिंग दिस डे, जो सोचना है सोचो। या, लेकिन मैंने उसमें कमेंट्स पढ़े तो सभी ने कहा हाँ। अरे ये कब हुआ, ये कैसे हो हाँ, गया, राइट? हाँ, राइट, या आधे तो शौक में थे कि नेहल की शादी भी हो सकती है। एक्चुअली मेरी टीम ने भी मुझे यही हाँ। पोस्ट भेजा कि मैम देखो नेहल की शादी हो गई है क्या? या। तो मैंने कहा नहीं, ये जरूर सॉन्ग प्रमोशन का यस, ही होगा पोस्ट, है ना? एब्सोल्युटली, या। तो आपको पता है क्या होता है, जब हम देखते हैं कि कोई भी रियलिटी स्टार से बाहर आता है तो जो बहुत इजीली जो लोग, मैंने देखा है कि एक शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, वो होता है कि म्यूजिक वीडियोस, हुँ, राइट? लेकिन आपको 1 साल लगा, हुँ, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर हुए होंगे, हुँ। लेकिन फिर आपने यही गाना क्यों चूज किया? क्योंकि मुझे आए थे है 2-3 ना? म्यूज़िक वीडियो आए थे। बात ये है कि बिग बॉस से पहले, रियलिटी जर्नी से पहले कम ऑफ़र्स आते थे। आते थे बट कम ऑफ़र्स आते थे, और हमारे पास चॉइस नहीं होती थी कि मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। तो करते थे हम, हम्म। कुछ चीज़ें रिलीज़ भी नहीं हुई हैं। ओ। बट एक रियलिटी के एक्सपीरियंस के बाद, उस एक्सपोज़र के बाद, उस फुटेज के बाद बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आए, और अब यस। मुझे लगता है कि अब मेरे हाथ में वो पावर है, वो चॉइस है, चीज़ों को हाँ या ना बोलने का। सो आई थिंक मैंने किनिया किनिया सोनी को मैंने इसलिए हाँ बोला क्योंकि एक वो करण के साथ था। करण हैज़ मेड अमेजिंग सॉन्ग्स, क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग्स लाइक तरीफा, फिर हाय ओए। तो मैं बहुत बड़ी करण की फ़ैन थी, मैं 2 साल से उनको जानती हूँ। हम इंस्टाग्राम पे चैट करते थे, 1-2 बार मिल भी चुके हैं इवेंट्स में यहाँ-वहाँ। सो ये एक रीज़न था कि करण के साथ म्यूज़िक वीडियो करना है, मुझे उनकी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा कि वो कैरेक्टर वाज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो नेहल को मिलते हैं। शार्प फीचर्स, स्किन टोन की वजह से मुझे बहुत अर्बन कैरेक्टर्स मिलते हैं, बोल्ड कैरेक्टर्स मिलते या। हैं, कॉन्फिडेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं। बट किनिया सोनी एक बहुत ही स्वीट लड़की है जिसकी शादी है, और करण की स्टोरी है यस। कि कैसे सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी ग्रूम ब्राइड को ढूंढने के पीछे पड़ा होता है, और सभी ना बोल रहे होते हैं, बट स्टिल एट द एंड इट्स अबाउट चूजिंग दैट वन पर्सन पर्सन। इन अ होल वर्ल्ड ऑफ या। chaos। सो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत पसंद आया, एक स्वीट सी ब्राइड है जिसकी शादी हो रही है, जो खुश है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई चूज टू डू इट, या। आपने ना मिस दीवा यूनिवर्स भी किया था, है ना? और उसमें भी आपने रिप्रेजेंट किया था और बहुत आगे तक गई थी आप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप फाइनलिस्ट थी, या है ना? तो आपको लगता है कि जब आपने वो प्रोजेक्ट किया और उसके बाद एक रियलिटी शो किया, बीच में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो जब इस जर्नी को अगर मैं देखूं तो आपको क्या लगता है कि आपको अपनी प्रोफेशनल जर्नी में किस स्टेज पर ऐसा लगा कि ये मेरा एकदम पीक पीरियड है? सो मेरी जर्नी ना कभी भी लीनियर नहीं रही है
कैसे लगा कि ओ यार ये पीक है, ओ अभी ये पीक है, ये भी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर चलिए, राइड रही है। हाँ। जैसे 2016 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद से मैंने 2018 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुँ, मिस यूनिवर्स की स्टेज में जब मैं 22 साल की थी। सो किसी को लगेगा कि ओ वो पीक रहा है करियर का, बट देन उसके बाद क्रैश हुआ है। फिर मुझे एक फ़िल्म मिली जो हालाँकि वो रिलीज़ नहीं हुई, बट पहली बार कैमरा शूट सेट पे होना, लीड प्ले करना एक फ़िल्म में, आउट ऑफ इंडिया शूट हो रही है 2 महीने के लिए। तो फिर ऐसा लगता है कि अरे वाह! वो भी पे पीक है। बट देन अगेन इट क्रैश्ड। देन आई डेब्यूड इन माय वेब सीरीज़, मैंने ज़ख्म से डेब्यू किया। फिर अगेन ओह वाओ! मैं नए स्पेस में आई हूँ, ओटीटी स्पेस में मैंने अपना डेब्यू किया, तो ऐसा लगता है कि ओह! फिर उसके बाद बड़ी हीरोइन बनती है आया, सो समथिंग इवन बेटर देन दिस, क्योंकि मेरे आर्टिस्ट्री को एक मौका मिला कुछ नया करने का, नए ऑडियंस तक पहुँचने का, नया प्लेटफ़ॉर्म, नए आर्टिस्टिक लोगों के साथ काम करने का। ट्रू। अगेन फिर वो एक पीक पे जाता है, बट फिर आई थिंक आई लाइक इट दिस वे, क्योंकि हुँ। लीनियर में ना मज़ा नहीं आएगा कि अच्छा आज मैं एक चट्टान पे हूँ, चलो अब कोई नई चट्टान हाँ, चढ़नी है, नहीं। हाँ, हाँ, मुझे हाँ। इसमें मज़ा आता है कि मैं एक चट्टान पे हूँ, फिर मैं उतरती हूँ, हुँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, खुद को थोड़ा टाइम देती हूँ, खुद के बारे में हुँ, एक्सप्लोर हुँ, करती हूँ, हुँ, हुँ, फिर मैं नई जर्नी में वापस ऊपर चढ़ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अब हुँ, ये नई चट्टान आई है रियलिटी हुँ, शोज़ की, तो अब वैसे ही जी रहे लाइफ हुँ। तो यार। आपको लगता है कि रियलिटी शो ज़्यादा फ़ेम देकर जाता है या ऐसा लोगों का सोचना है बस? Oh, 100%. I don't know about other reality shows, but Big Boss, क्योंकि ये मोस्ट वॉच्ड रियलिटी शो है इंडिया का, इन सबसे बड़ा। एशिया? इन see there we go. या So I know, I genuinely I wasn't expecting this, but मेरे fans हैं who have watched Big Boss from Indonesia, हुँ, Pakistan, हुँ, UK, Australia, and I was like, oh, people watch it from all these country also, you हुँ, know. हुँ, हुँ, मुझे नहीं पता है इसकी, मुझे जान नहीं थी, बट या आई थिंक एक्सपोजर तो 100% वो रहता है। Yeah. हुँ। लेकिन ना एक चीज़ जो मैंने हमेशा नोट की है, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, लेकिन हाँ। जब बारी आती है तो मैंने देखा है जितनी भी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन है ना, उनके लिए जर्नी आसान नहीं होती है और हम्म। मैंने ये रियलिटी शो में भी नोट किया है। हम्म। कि बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है उन्हें। That's right. यहाँ तक कि वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी रखें तो भी मैंने देखा है कि बाहर भी उन्हें ट्रोल हम्म। किया जाता है जस्ट बिकॉज़ कि वो अपने पॉइंट्स रख रही हैं। राइट। क्या आपने ऐसी चीज़ें नोट की? आई थिंक मेरी जर्नी ही डेफिनेशन ही आपने जो सवाल या पूछा है उसका है, क्योंकि मैंने कैसा है ना, मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत सारे प्लेसेस पे जेंडर इनइक्वालिटी फेस की है। हर छोटी से, लाइक आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो स्कूल में जेंडर इनइक्वालिटी, कॉलेज में जेंडर, घर में, कजन्स में, फ्रेंड्स में, रास्ते में, आप पब्लिक इवेंट्स में जा रहे हो, तो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ों में जेंडर इनइक्वालिटी फेस की है। तो मेरा कोर ही लाइफ का ये बन गया है कि मैं वुमेन के लिए आवाज़ उठाऊँ, दूसरों को बताऊँ क्या सही है, क्या गलत है, और जो वुमेन इंफीरियर फील करती है या जिनके पास आवाज़ नहीं है, चॉइस नहीं है, स्पेस नहीं है, उनको ये याद दिलाओ कि यू हैव इट ऑल। सो आई थिंक इवन इन माई रियलिटी जर्नी यू हैव सीन दैट आई ऑलवेज picked points where I had to speak about empowering women or encouraging or supporting women. So I think that's how a lot of people define Nehal as. Yeah. ट्रू, ट्रू, ट्रू। पर आपको लगता है कि जब हम रियलिटी शो में होते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके की आपने फेस किया बायस्ड हुँ, होते हैं लोग? हुँ। ओह! नहीं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लाइक मेरे दोनों रियलिटी शोज़ को मिलाकर कुछ इंस्टेंसेस थे, जिसमें काफ़ी मेल्स, लाइक काफ़ी मेंस बहुत इंटिमिडेट हो जाते थे एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना से, एक स्ट्रॉन्ग वुमन पर्सोना से, और फिर उसको वो कवर अप करने बोल दे कि अरे इसमें बहुत एटीट्यूड है, या फिर मैं इनको अपने यहाँ रखता हूँ, या वैसे कमेंट्स, इंटिमिडेट होकर, इनसिक्योर होकर वो ऐसे कमेंट्स पास कर देते हैं, जब ऑल दैट आई एम डूइंग इज एग्जिस्टिंग एंड वॉइसिंग माई ओपिनियन। सो ये तो लिटरली हर दूसरे दिन की कहानी है मेरे रियलिटी शोज़ की। सो या। ट्रू। मैं अगर आपकी जर्नी की पर्सनल लाइफ की जर्नी की बात करूं तो जैसा कि आपने इस बात को मेंशन खुद किया था कि बहुत छोटी थी आप जब मदर आपकी नहीं हुँ, रही थी, तो आपको लगता है कि तब जिस तरीके की अपब्रिंगिंग होती है तो बहुत डिफ़िकल्टीज़, हुँ, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जल्दी आ हुँ, जाना, मैच्योरिटी जल्दी आ जाना, तो ये आपने फेस किया कंपैरेटिवली जो आपके फ्रेंड्स थे, हुँ, कज़िन्स थे? हुँ। ओह येस, डेफिनिटली, एंड आई हैव सेड दिस आउट बिफोर आल्सो,
कि एक 13 साल का बच्चा जो उसकी उम्र में सब चीज़ें करता है, एक्सपीरियंस करता है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस मैंने उस एज में किए, जिसकी वजह से मैं और मेरा भाई दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशियस थे एट द एज ऑफ 13 एंड 14। लाइक आई रिमेंबर जब भी मैं किसी 40 या 45 या 50 ईयर ओल्ड से बात करती थी, तो मेरी मेच्योरिटी लेवल इतनी ज़्यादा होती थी कि वो उनसे मैच होती थी। तो आई ऑलवेज बिन मोर प्रिकॉशियस, जिसकी वजह से मेरे एक डिसएडवांटेज ये है कि जो 13 साल में जो एक्सपीरियंसेस होने चाहिए ना, वो नहीं हुए। जो मस्ती होनी चाहिए, जो फ्रेंड्स के साथ घूमना होना चाहिए, वो सब नहीं हुआ, क्योंकि ऑल आई वाज डूइंग वाज कुकिंग फूड फॉर माय फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ माय ब्रदर, टेकिंग केयर ऑफ माय फादर, टिफिन्स बनाओ, बर्तन मांजो, घर के काम करो, यू नो। सो आई थिंक माय टीनेज इयर्स आई हैव स्पेंट बिहाइंड दैट। एंड क्योंकि आप एक माँ के बिना ज़िंदगी जी रहे हो, एक सबसे बड़ा सहारा होती है माँ हर इंसान के लिए। तो उसके बिना आप ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप हर एक कठिनाइयों को अकेले ही फेस कर रहे हो। क्योंकि पापा मेरे ऑब्वियसली ही वाज लाइक बिजी विद अर्निंग, ऑफिस जाते थे, वो शाम को आते थे। ही ट्राइड हिज बेस्ट, but you can't actually replace a mom. या I appreciate him for trying, but you can't actually replace a mother. So वो सारे कठिनाइयाँ हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें खुद ही उठानी पड़ती थी। सो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने एज से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी। तो आपने जब इस प्रोफेशन को चुना, तब आपके पता है क्या होता है कि इमीडिएट फैमिली तो खुश होती है क्योंकि वो आप जानती हैं, आपको जानती है कि आप जो डिसीजन लोगे अपने लाइफ में अच्छा ही सोचोगे। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, वो कई बार काफ़ी डाउट करती है, बहुत टॉन्ट मारती हैं कि अच्छा ग्लैमर वर्ल्ड में क्यों जाना Right. है ना? Yeah. तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कभी? नहीं, मेरे साथ उल्टा हुआ था। आई थिंक माई फादर वॉज नॉट सपोर्टिव, ओके। क्योंकि उनका ये थॉट प्रोसेस था कि जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं होती, उनके लिए ये सब नहीं होता। एंड उनका ये थॉट प्रोसेस था कि हमें नहीं पता क्या, क्योंकि काफ़ी सारी बुरी चीज़ें, अच्छी चीज़ें लोग सुनते हैं, एज एन ऑडियंस सुनते हैं। सो ही वॉज लाइक, नो नो, आई डोंट वांट माय डॉटर। एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज अ वेरी ब्राइट किड, मैं एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी बेटी लॉयर या आईपीएस ऑफिसर ऐसे कुछ बन जाएगी। सो उनके लिए ये बहुत ही शॉकिंग था जब मैंने उनसे कहा कि मुझे पैजेंट्स में जाना है। सो वो इनिशियल स्टेज में वो मना कर रहे थे, बट लेटर व्हेन ही सॉ दैट आई वाज रियली पैशनेट अबाउट इट एंड आई वाज रेडी टू डू वट एवर हार्ड वर्क इट आस्क्स मी टू, तो फिर उसके साथ में वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में आ गए। बट अबाउट माई एक्सटेंडेड फैमिली, ऑनेस्टली मैंने किसी को बताया नहीं कि आई वांटेड टू डू पैजेंट्स, अनटिल जिस दिन तक मैं वो क्राउन घर पे नहीं लेकर आई, वाओ। तब तक किसी को पता ही नहीं था कि अच्छा नेहल को पैजेंट्स करना है। और एक बार जब आप रिवॉर्ड लेकर आ जाते हो, तो कहीं ना फिर वो क्या ही कहेंगे ना, फिर तो या वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू। सो या तो जब पेजेंट्स में आपने जाना शुरू किया, तो ये ना एक हार्ड वर्किंग प्रोसेस तो है ही, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, हार्ड वर्क दिखाना पड़ता है। एक कॉस्टली प्रोसेस भी है, राइट? राइट। तो वो कैसे मैनेज हुआ? क्योंकि सो बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे ना उस राइट, दौरान फिर। जैसे मेन कॉस्टिंग्स जाती है फॉर एग्जांपल पैजेस में, वार्डरोब में। सो मैं जब 16 साल की थी, तब से मुझे पता था कि मुझे पैजेंट्स करने हैं, 16-17 की। सो आई स्टार्टेड सेविंग ड्रेसेस फॉर इट, कि हाँ ये तो मेरी स्टाइलिंग, अब तो जग जाहिर है मेरी स्टाइलिंग कैसे हो, सबको पता ही है। सो आई वॉज वेरी गुड एट इट, आई स्टार्टेड सेविंग ड्रेसेस, आई स्टार्टेड सेविंग वाह। मेकअप, आई स्टार्टेड सेविंग हील्स, शूज़, स्ट्रीट शॉपिंग से खरीद कर आती, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। आई डिड नॉट, आई डू नाउ। सो आई वुड सेव स्टफ फॉर दैट। एंड रही बात दूसरी सब चीज़ों की, तो आई फील लाइक क्योंकि पैजेंट्री वर्ल्ड में मेरी मेहनत और मेरी स्टोरी इतनी ज़्यादा वायरल हो गई और इतनी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करने लग गई कि काफ़ी डिज़ाइनर्स, काफ़ी पैजेंट पोर्टल्स, काफ़ी ग्रूमर्स एंड पर्सनालिटी टीचर्स एंड कोचिंग, दे ऑल वांटेड टू इन्वेस्ट इन मी। तो अलग अलग अप्रोचेस से आई बिलीव लाइक जब आप कोई किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, तो Yes. पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड, because I was so hardworking and my story was out there. Everyone wanted to invest behind me and everyone wanted to see me win. Yeah. मेरी pageant journey बहुत ही different रही है मेरे reality journey से। मेरा एंड आई थिंक मेरे रियलिटी जर्नी में मेरा सबसे बड़ा फैंडम मेरे pageant फैंस थे, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, उनको पता है नेहल एक्चुअली क्या है, क्या है? कैसी है।
and yeah, I think that's how it worked. तो जब आपने उसके बाद स्विच किया मॉडलिंग से, आपने वेब सीरीज़ वगैरह भी ट्राई किया, तो क्या इतना इजी था? और उसके बाद आपने जब सोचा मैं इसको परस्यू करती हूँ, तो क्या वाकई में प्रोजेक्ट्स मिलना इतना आसान होता है? आई फील लाइक क्योंकि वो टाइटल मिस इंडिया, जैसे बिग बॉस फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़ा कर देती है, वैसे ही मिस इंडिया भी एक प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़ा कर देती है। आप एक फिल्म के एक प्रोजेक्ट में अगर 1,000 लोग ऑडिशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिस इंडिया का स्टैचर आपको टॉप 100 या टॉप 80 में ले आता है, एंड फिर उसके आगे इट्स ऑल अबाउट योर स्किल सेट, ऑल अबाउट योर टैलेंट। एंड बहुत लेट मैंने रियलाइज किया दैट आई हैड द टैलेंट ऑफ प्लेइंग कैरेक्टर्स इन मी, जब मैंने काफ़ी ओह! वर्कशॉप्स किए। मुझे इनिशियली नहीं पता था, आई फेल लाइक आई एम नॉट मेड फॉर एक्टिंग एंड कैमरा। इट वॉज राइट आफ्टर मिस यूनिवर्स जब मैंने वर्कशॉप्स किए एंड माई टीचर्स टोल्ड मी दैट यू हैव इट इन यू, एंड दैट्स व्हेन आई वाज लाइक ओके देन, एंड दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन, लाइक विद टैलेंट, स्किल सेट, सो या। पर क्या ऑडिशंस देके प्रोजेक्ट्स मिलना इतना आसान होता है? Again, it depends on your talent and skill set completely. I wouldn't say आसान होता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एक्टिंग में आपके नेटवर्क्स भी बहुत ज़्यादा True. इम्पोर्टेंट होते हैं। नॉट जस्ट इन एक्टिंग बट एक इन्फ्लुएंसिंग ले लो फॉर एग्जांपल, एक ब्रांड है, अब ब्रांड ऑलरेडी किसी 4 इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर चुके हैं, दे नो दैट दिस पर्सन, वे आर कंपैटिबल विद देम। सो अगर उनको नए 8 टैलेंट्स भी लेने, उसमें से 4 वो अपने पुराने, आई थिंक इट्स अबाउट नेटवर्किंग, स्किल सेट, एवरीथिंग। सो व्हेन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग एज अ मिस इंडिया, आई वुड गो फॉर इवेंट्स, I would network with people, I would go for award shows, I would go for red carpets, so I would get to know a lot of people, I would interact with them, फिर उस networking से फिर auditions, testing, ये वो, so I think things just fall in place, yeah. जब आपने शुरू किया ये, तो बहुत सारे कोलैब्स आते होंगे, पर आपके दिमाग में ये था कि मुझे ये चीज़ें ही करनी है, ये नहीं करनी? क्योंकि मैं कई बार ना कई इन्फ्लुएंसर से बात करती हूँ, उनका ये कहना होता है कि हमें ऐसे भी कोलैब्स आते हैं जो हमारे एथिक्स के खिलाफ होते हैं, हम Yeah, नहीं करते। फिर right. चाहे कितने भी करोड़ों की डील हो, हम हाँ, नहीं सोचते हैं। right. तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? Oh, 100%। अब मैं ब्रांड्स तो नहीं बोलूँगी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट जब मेरे समझ में नहीं आती ना कोई चीज़, जब विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई मीन बाय, जब वो एथिक्स में नहीं बैठती, जब वो उस रडार में नहीं बैठती, सो आई डोंट डू इट। लाइक आई एम इनटू फिटनेस, बट आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रोचेस फॉर सर्टेन सप्लीमेंट्स दैट आई डोंट वांट टू प्रमोट, ओके। लाइक कुछ फैट बर्निंग हो गया जो लीगल नहीं है, जो अंडरग्राउंड है, and if it's not something I want to promote, I don't want to encourage people to buy it, I will not do it no matter how much money they give me. And it's not just about brands, it's about shows also, or characters also, or content also. जो चीज़ आई थिंक अब तक तो मेरी जनता ये जान चुकी कि जो चीज़ नेहल के दिमाग में नहीं बैठती वो नहीं करती, नहीं So, करती है। yeah. तो इस तरीके के आपने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी बहुत रिजेक्ट किए हैं? रिजेक्ट नहीं, आई डोंट रिजेक्ट एज सच कि यार नहीं करना है, बट आई गिव एन एक्सप्लेनेशन दैट दिस इज, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड आई डोंट जेल विद दिस थॉट प्रोसेस, सो या। तो किस तरीके की चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं हैं आपको, अगर आपको कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट आता है तो? सी एक्टिंग में अभी तो सी द डिफरेंट द कैरेक्टर इज, आई वुड लव टू डू इट, बट आई डोंट वांट टू डू रेपिटेटिव कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अनास्तासिया और शनाया किया है, अर्बन कैरेक्टर्स है, एक डार्क है, एक ग्रे है, सो नाउ आई वांट टू डू मोर ऑफ अ वाइट कैरेक्टर। अब मुझे गर्ल नेक्स्ट डोर करना है, या फिर कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, या फिर कोई एक्शन हीरो हो गया, सो आई वांट, मुझे अलग अलग वर्सेटाइल कैरेक्टर्स करना है, या फिर किसी किसी काम वाली हो गई, किसी छोटे शहर से, छोटे गांव से कोई लड़की हो गई, स्पोर्ट्स गर्ल हो गया, सो आई वांट टू प्लेस दोज कैरेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम सिर्फ कैमरा पे अच्छा दिखना, कपड़े पहन के, नो। नो, ओके। क्योंकि इस बात को लेके हाल ही में डिबेट भी हुई थी, आपको पता होगा, पैडी को लेकर भी, जैसा कि आपने बोला कि सिर्फ कैमरे पे दिखना है हाँ, और कुछ भी करना है, वैसा नहीं करना। हाँ, तो वो पैडी को लेके डिबेट हुई थी, जब जानवी को उस तरीके से दिखाया गया था और डायरेक्टर ने माफ़ी भी मांगी थी। राइट, तो बहुत सारे लोगों ने ये डिबेट भी की कि गर्ल्स को भी इस बात का ध्यान रखना होगा, एक्ट्रेसेस को भी, कि उन्हें क्या ऑफर हो Offer, रहा है और कैसे yes. दिखाया जा रहा है। राइट, बट वो सीन किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रही है उस फिल्म को, डिमांड है। वो हाँ, वो कैरेक्टर किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है,
अगर वो सीन ऐसा है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, हम्म जो आपको पता है कि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए वहां पर रखा गया है, देन आई वुड नॉट डू इट. हम्म यू नो दिस, एक होता है सरफेस लेवल पे सोचना और एक होता है डीपर लेवल पे सोचना. क्या आप वो डीपर लेवल पे खुद को क्वेश्चन करते हो किसी चीज को हाँ बोलने से पहले या मना करने से पहले? दैट्स द क्वेश्चन एक्चुअली. So I feel I am that person who would question myself, question the director. Like I'll tell you something. For example, I did Badi Heroine Banti Hai, and Anand Jain. He's a very big writer of Amazon MX Player, and I love him. I absolutely love him. So when Anand approached me with Anastasia, so mera, I was a little skeptical about it. I was like, Anand, I'm really like, thank you for thinking of me for doing Anastasia, but there are certain things that I don't understand, and which is why I'm not sure if I want to do this. So Anand called me. He gave me answers to every question, and then I was like, oh okay. And then he said, Nihal, मैंने ये character लिखा ही तुम्हें सोच कर है. हम्म So मेरे सारे सवालों का जब परफेक्टली मुझे जवाब मिलता है और जब वो मेरे सेंसेस के साथ बैठता है, एथिक्स और प्रिंसिपल्स के साथ, देन आई एम लाइक, ओके, नाउ आई नो दैट हाउ इज दिस कैरेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द शो, एंड आई एम लाइक, यस, आई वांट टू डू इट नाउ. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. या पर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ करने को आपको बोली गई और आपको ऑब्जेक्शन और आपने मना किया हो? Oh yes, 100%, 100%. एंड आई फील लाइक जब आप रिस्पेक्टफुली कुछ एक बाउंड्री ड्रॉ करते हो ना, तो जो लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं वो आपकी बाउंड्री अंडरस्टैंड करते हैं. और लकीली, टचवुड, आई डन 3 एक्टिंग प्रोजेक्ट्स, और तीनों में आई बीन वेरी ब्लेस्ड विथ एन अमेजिंग, लाइक आई डिड बड़ी हीरोइन बनती विद Yeah. गुल. Gul is one of the biggest Gul Khan. producers, of Yeah. the TV industry Yes. and now OTT space. And I did Beyond Dreams ka first show, Zakham. Hmm. And every time I've set a boundary, they have respected it. The directors have respected, the producers have respected it. And yes, I've done intimate scenes also, but none of them was something that was out of my comfort zone. Hmm. मैं बैठती हूँ डायरेक्टर्स के साथ, मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कैसे होगा ये शूट, कैसे होगा. दे आस्क मी, आर यू कंफर्टेबल? Okay. I say yes, and then yes, 100%, 100%. And then there are scenes that जो शूट करते वक्त 20-30 लोगों की ज़रूरत नहीं है एक रूम में. आई हैव डन सीन्स फॉर जखम जहाँ पर सिर्फ कैमरा, मी, माई को एक्टर and the director or one person from the team is there, that's it. Everyone is outside the room. So I like that. Yeah, I respect that. ओके. लेकिन अगर आपको अभी जो वेब सीरीज़ वगैरह ऑफर हो रही है उसमें कई बार इस बात के सवाल उठते हैं कि बिना डिमांड के ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो आपके पास भी ऐसी स्क्रिप्ट आती है जहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ नंबर्स के लिए या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे सीन डाले जाते हैं, थोपे जाते हैं? I feel like because जब casting होती है, they know the people. I don't think anyone would ever even try to sell me a content like that, because जो मुझसे बात करते हैं उनको पता है कि 1000 सवाल पूछने वाले इंसान है. तो और काफ़ी सारे बार ना मैनिपुलेशन होता है कि अरे कैरेक्टर ऐसा है, अरे स्टोरी ऐसी होगी, ये. तो एक तो मैं अपने इंट्यूशन पे बिलीव करती हूँ. I genuinely believe in my intuition. If something doesn't feel right, I was getting a show for YouTube just a few days back, but मुझे समझ नहीं आया कि कैरेक्टर क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ सीन्स क्यों हो रहे हैं ना, वो I did not understand that. And I gave a set of questions to the team that where is my character going, what is the purpose of my character, why is she doing what she is doing, उसका एंड क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है. आपको इन्हीं सवालों में ना समझ आ जाता है कि क्या आपका कैरेक्टर कोई वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. एंड आई डोंट वांट टू डू एनी जॉब विच इज़ नॉट एडिंग वैल्यू टू एनीवन. आई डोंट वांट टू डू इट. तो मतलब आप पूरी रिसर्च के साथ जाती हैं? 100%. अब ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट आया, कर लिया, ऐसा नहीं? नो, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि बिग बॉस के बाद लाइक यू नॉट डन. Ma'am, I have been approached for a lot of projects. Yeah, I know. Vertical series is out there. But अगर वो चीज़ मेरे ethics में नहीं बैठ रही है, वो content मेरे समझ में नहीं बैठ रहा है, I am not going to do it. And God, even if I'm getting a lot of money for it, I will not do it, because
ओके आई विल अर्न मनी थ्रू डिफरेंट थिंग्स. इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, ब्रांड कोलैब्स है, इवेंट्स, अपीयरेंसेस, आई डू डांस परफॉर्मेंसेस, लाइव परफॉर्मेंसेस. सो आई हैव 100 ways to earn money through my talent, but acting is something very sacred to me. Like, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस, बट जब मैं कैमरा के सामने जाती हूँ ना कैरेक्टर प्ले करने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मंदिर में बैठी हूँ. यू नो, आई इट्स कैन दैट अंडरस्टैंड. सीक्रेट फॉर मी. आई लिटरली, मैं सेट में, मैंने एक्चुअली वीडियो भी डाली है पुरानी, मैं सेट पे एंटर ही ऐसे करती हूँ. So if it's not, it's like if you're standing in front of God and if you don't have faith in God, then it's a waste. So it's the same for me. If I don't have faith in the project, उसका सर पैर में मुझे कुछ भरोसा ही नहीं है, तो मैं वो नहीं करूँगी. It's that easy. Yeah. पर लाइफ में कभी ऐसी कोई स्टेज थी जब आपको लगता था प्रोजेक्ट आया है कर लेना है? कई बार हम पैसों के लिए भी करते हैं, मतलब सरवाइव होने के लिए भी करते हैं, तो ऐसी स्टेज आई थी कभी इनिशियली? Initially, no. So luckily not. आए हैं प्रोजेक्ट्स ऐसे, बट मैंने मना किया है. एंड यू विल नॉट बिलीव, एवरी प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन, आई वाज अ नो फॉर इट पहले. बिकॉज वो 10 में से 9 सवाल समझ रहे, एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है. बट देन आई अंडरस्टैंड इट, एंड देन आई फील लाइक हाँ, ये है वैल्यूएबल, एंड देन आई डू इट. बट नेवर नेवर व्हाट यू आस्क्ड. या लकीली आई थिंक उस हिसाब से भगवान की दुआ है मुझ पे, मैं ये बोलूँगी. या तो इतने समय से आप इंडस्ट्री में हैं, मैं हमेशा अक्सर ये सुनती हूँ लोगों से जो कहते हैं कि इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं बनते हैं. आपके को एक्टर्स हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स नहीं बनते हैं. इस बात को आप? आई डोंट अग्री विद दिस एट ऑल, क्योंकि मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए, बड़ी हीरोइन बनती है, ऑल ऑफ देम आर फ्रेंड्स विद मी. आई एम लिटरली, आई विल प्रॉब्ली मीट देम 2 days later. सो फिर मैंने फिल्म की, एवरी आई डोंट बिलीव दिस. इट्स मोर अबाउट हु यू आर, आप कैसे इंसान हो और आपकी एनर्जी क्या है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप जिसके साथ काम करोगे वो आपके दोस्त होगी कि नहीं. सो आई डोंट बिलीव इन दिस. आई फील लाइक मेरी एनर्जी और सामने वाले की अगर रेसिप्रोकेट हो रही है अच्छे से, हम कंपैटिबल है, तो यार कूल. आप टीवी दोबारा करना चाहोगे? I would love that. Absolutely. As long as I'm on camera and playing a character, you know, लोग जज करते हैं, ओ टीवी, ओ फिल्म, ओ OTT, ओ this that. I don't. I feel like everything is equal. Everything is giving you money. Everything is giving you fame. Everything is satisfying your artistic needs. So why not? Yeah. और रियलिटी शो की मैं बात करूं तो बिग बॉस की आपने द 50 किया, राइट? तो जब आप उस रियलिटी स्पेस में गई तो क्या आपको क्या डिफरेंस लगा फैंडम में या इन चीज़ों में? बहुत डिफरेंस है, बहुत. लाइक काफ़ी देखो, जब कोई रियलिटी करता है ना, सो पीपल जज देयर कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी जज करते हैं, फिर चाहे वो कैसे भी नरेट हो, यू नो. बट आप जब टीवी करते हो, आप जब एक्टिंग करते हो, या आप पैजेंट्स, जैसे पैजेंट्स में ऑफ कोर्स मेरी स्टोरी जज हुई, मेरी पर्सनालिटी जज हुई, मेरी जर्नी, मेरा हार्ड वर्क, मेरा अपीयरेंस जज हुआ, ब्यूटी क्वोशंट, ग्लैम क्वोशंट, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जज हुए. बिग बॉस में जाकर कुछ और ही जज हो गया. आई डोंट यू वांट टू से एनीथिंग, बट इट्स ऑल एब्सोल्युटली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट. बिग बॉस में कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत जज की गई, जो आपको बहुत बुरी लगी हो, ऐसा कुछ था? ओह यस, 100. बहुत सारे इंस्टेंसेस है एक्चुअली. सारे ही इंस्टेंसेस में मैंने पूरा बिग बॉस नहीं देखा, मैं देख ही नहीं पाई एक लेवल के बाद, क्योंकि मुझे काफ़ी मेंटल प्रॉब्लम्स होने लग गए उसके बाद. बट जितना भी मैंने देखा, हर चीज़ में मेरा रिएक्शन दिखाया गया था, सामने वाले का एक्शन नहीं दिखाया गया था. सो जिसकी वजह से काफ़ी ऑडियंसेस को सवाल उठे कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया. यू नो, उनको लगने लगा कि ये तो आउट ऑफ नोवेयर, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, दिस जस्ट केम. कुछ लोगों को लगा फुटेज के लिए कर रही है, चिल्लाने के लिए कर रही है, दिखने के लिए कर रही है, या फिर बुरा कर रही है क्योंकि सामने वाले ने कुछ नहीं किया है. बट वो नरेट ही वैसे किया गया था, जहाँ पर उनके एक्शंस नहीं दिखाए बट मेरे रिएक्शंस दिखाए. सो बहुत सारे इंस्टेंसेस में बुरा लगा. और एक तो आई सबसे वियर्डेस्ट चीज़ थी लव एंगल. देयर वाज नेवर
मैंने भी और सामने वाले ने भी वो चीज़ बहुत ही ओपनली कही कि ऐसा कुछ था ही नहीं, जस्ट बिकॉज दो लोग इमोशनली प्रेजेंट होके साथ साथ में बैठे हैं, तो वो उसको ऐसा दिखाया गया है कि फोर्सफुली लव एंगल क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उस शो में ज़रूरत ही नहीं थी किसी को लव एंगल क्रिएट करने की. सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस इन्फॉर्मेशन दैट वाज आउट देयर. या बट उससे आपको इफेक्ट हुआ आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट में या बाहर आने के बाद आपके कैरेक्टर्स पे प्रोजेक्ट्स में तो नहीं. आई ओके. थिंक प्रोजेक्ट्स आर कम्प्लीटली ऑन हाउ बेटर यू नेटवर्क विद पीपल या. एंड आपका टैलेंट क्या है. अगर आप ऑडिशन में, अगर 10 लोग उस लाइन में हैं और आपका ऑडिशन सबसे बेस्ट है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आपको ही लेना चाहेंगे. ट्रू. जी, आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक प्रीकंसेप्ट नोशन आ जाता है. जैसे मैं एक फिल्म स्क्रीनिंग पे गई थी एंड एक बहुत ही फेमस, बहुत ही नामचीन प्रोड्यूसर मिले थे मुझे और मैंने उनसे हाय कहा. लाइक, तू बहुत झगड़े करती है, मैंने देखा है, मैं बिग बॉस देखा है. सो एक बात से अच्छा लगा कि वो मुझे जानते हैं, पर दूसरी बात से मुझे बहुत बुरा लगा कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो झगड़ा करता है हमेशा. सो आई थिंक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी. कई बार अपनी ओपिनियन रखने को स्ट्रॉन्ग हेडेड को हाँ. एक्सेप्ट नहीं किया जाता और राइट. उसको ऐसे लिया जाता है कि आप झगड़े कर रहे थे. हाँ, राइट. राइट. आई थिंक इट्स वेरी कॉमन फॉर वुमेन, स्पेशली या. इन इंडिया. जब भी कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन आती है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है. वो रिवर्ट बैक करते हैं, जो कि मैं हमेशा इन लाइफ ऑल्सो जनरली, आई वॉज रेज्ड बाय माई फादर. I was not asked to shut up and sit in the corner. I was asked to stand for myself. And as I mentioned also, क्योंकि मॉम पास हो गई तो सारी कठिनाइयों का खुद ही अकेले सामना किया है. सो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ आ गई है कि गलत खुद के साथ होते हुए नहीं देखा है, सहा है, बहुत सहा है, और वो सहने के बाद ही ये सीखा है कि खुद के साथ जब गलत होता है तो आप आवाज़ उठाओ. ये वो हिस्सा है सोसाइटी का जो अभी भी खुद के लिए नहीं खड़ा हो पाता. और इसलिए जब कोई और खड़ा होता है ना खुद के लिए या दूसरों के लिए, तो उनको उस बात से तकलीफ होती है और उनको लगता है कि ये झगड़ने वालों में से. बढ़िया. पर किस पे आज चलो मैं आपसे सवाल करती हूँ, किस पे लड़ाई की? मैंने चिकन पे लड़ाई की है. जब हम खुद खाना बना रहे हैं 16 लोगों के लिए और खुद के लिए बचता नहीं है, तो अब मैं चुपचाप रोते थोड़ी बैठूंगी कॉर्नर में, ऑब्वियसली सवाल उठाऊंगी. वो तो हक की लड़ाई है ना. तो या इट्स दैट सिंपल. या. आपने अपने पापा आपने बताया कि पापा ने आपकी अपब्रिंगिंग की, अगर मैं गलत नहीं तो शो में उस पे भी सवाल उठाए गए थे. या और मैं गलत नहीं तो होस्ट ने ही ये बात बोली थी कुछ. या सलमान खान ने. हाँ, आई मीन मेकर्स ने सवाल उठाए थे कि जस्ट बिकॉज आपके पापा ने इतनी मेहनत नहीं की और या इतनी कामयाबी नहीं हासिल की, तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस बार. उस टाइम पे, क्योंकि आप उस इंसान पे सवाल उठा रहे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता. आपको ये पता है मैं मिस यूनिवर्स जाकर आ चुकी हूँ, आपको मेरे बारे में पता है मैं कितने शोज़ कर चुकी हूँ, कितने शो स्टॉपिंग कर चुकी हूँ, पर आपको मेरे पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं है. मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है. मैंने कहा था कि वो फूल बेचते थे मंदिरों के बाहर. His family comes from there. From there to being a civil engineer to raising 2 kids who's a Miss India and another civil engineer is a tough job. And it's not like he's not worked hard or he's not been successful. मेरे पापा भी कामयाब है, पर जिंदगी ने उनको ऐसा चाटा मारा है, जैसे मेरी मॉम का पास होना, उनके उस वक्त उनके पास से सब कुछ छीन गया था. वाइफ, लाइफ, money, everything was taken away from him. But even after that, he built from there and he raised his 2 kids. And unfortunately, that was questioned on national television and I felt really bad about it. I felt very bad. But again, उसमें भी मैं अपनी सफाई देने जाऊँ उससे पहले मुझे चुप करा दिया जाता था. तो आपको नहीं लगता कि जो ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं रियलिटी शो पे उसके लिए अपॉलॉजी मांगी जानी चाहिए? मैं ये बात इसलिए भी पूछ रही हूँ कि हाल ही में तान्या ने भी ये बात बोली कि जो उसकी मम्मी पे बात की गई थी, सलमान को बुलाकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि माफ़ी मांगो कि आपने मेरी फैमिली पे ऐसी बातें कही हैं. तो आप तक वो बोल रहे हैं, आप गेम खेल रहे हो, को कंटेस्टेंट के साथ झगड़े हो, उस पर कमेंट ठीक है, लेकिन फैमिली पे जाना, जैसे आप भी हर्ट लग रही हैं, तो आपको लगता है कि वो उस एक्सटेंट तक नहीं होना चाहिए?
ये तो होना ही नहीं चाहिए मैम। ये तो इंटरनेशनली आप कोई और शोज़ देखो, आप किसी बड़े स्टैचर के शोज़ देखो, वहाँ पर ऐसे डिस्कशंस ही नहीं होते हैं, हम्म, यू नो। सो ये तो जो ऑडियंस देख रही है ये शो, उन्होंने जैसे आज आपने क्वेश्चन किया है, वैसे ऑडियंस ने ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन करने चाहिए या ठीक नहीं ठीक। करने चाहिए। क्या ऐसे सवाल या फिर ऐसे डिस्कशंस भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यू नो। सो आई थिंक मैं भी यही सवाल पूछूंगी, क्या ये ऐसे डिस्कशंस होने चाहिए, क्या ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए या नहीं, या तो आपको लगता है कि इन चीज़ों के लिए वाकई में मेकर्स ने अपॉलॉजी मांगनी चाहिए कि हमने हर्ट किया है, मैम पेरेंट्स पे जाके जो ऐसे तो बातें। मैं देखने जाऊँ ना, तो मुझे तो बहुत सारी अपॉलॉजीज आनी चाहिए। बहुत मतलब जैसे मुझे बाद में बिग बॉस से बाहर आने के बाद पता चला कि जब मेरे टाइटल को क्वेश्चन किया गया था मिस यूनिवर्स कि आप क्या मिस यूनिवर्स जाके आए, मेरे भाई ने स्टोरी डाली थी कि क्या हमारे कंट्री में कभी एथलीट्स को पूछा जाता है कि तुमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कैसे किया है, क्या तुम जीते हो, क्या उनका उनका परफॉर्मेंस या उनका जीतना उनका हारना कभी क्वेश्चन किया जाता है? कभी नहीं किया जाता। तो आपने एक मिस इंडिया को कैसे पूछ लिया कि क्या आप मिस इंडिया जीते हो, क्या ये किया है आपने और क्या क्या किया है? नहीं। सो वैसे तो बहुत सारी अपोलॉजीज मुझे आनी चाहिए, बट एवरीथिंग सेड एंड डन आई फील लाइक कर्मा। या हर चीज़ का, जब आप किसी ऐसे का दिल दुखाते हो जिसने कुछ गलत नहीं किया है, जो आपको भी पता है, तो वो आप पे वापस आता है। फिर बड़ा शो हो या कोई छोटा इंसान हो, हर चीज़ का कर्मा जिसने बुरा किया उनके साथ आता है। और मैं कौन होती हूँ ये पूछने वाली कि आपने मुझे सॉरी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। सही वक्त पे सही चीज़ें होंगी, इट्स दैट सिंपल। मैं बस अपना कर्म करते जाती सो हूँ, अपनी स्वीट। सच्चाई से ज़िंदगी जीती हूँ, और बस या अपॉलॉजी की बात हो रही है, तो आजकल तो प्रणीत की अपॉलॉजी बहुत फेमस है, मतलब या हर जगह उसी की चर्चा हो रही है। आपका क्या टेक है उस पे? बहुत सिंपल टेक है। हर इंसान गलती करता है, आपने भी की है, मैंने भी की है, हज़ार लोग हज़ार चीज़ें, कभी कभी तो दिन में 10 बार लोग गलती करते हैं, और वो भी बुरी बुरी, बहुत भयंकर गलतियाँ और क्राइम्स करते हैं। उस लड़के ने गलत किया कि उसने हिमांशु को रोका नहीं गलत कहने से, और उल्टा उसको रिवॉर्ड दिया। ये उसने नहीं करना, प्रणीत ने ये नहीं करना चाहिए था, बट द पॉइंट इज दैट ही रियलाइज्ड that he shouldn't have done that. So all the backlash that he got before apology was still accepted कि ठीक है आपने गलती की तो हर गलती का रेपोकेशंस होता है। बट एक बार उस इंसान ने जब दिल से माफ़ी मांगी है, अकाउंटेबिलिटी ली है, उसने गलत करने के बाद ये भी नहीं कहा कि बट यू नो देयर वाज नो बट आफ्टर द अपॉलॉजी, there was complete acceptance, there was complete accountability. So I feel like we should forgive him because we're all what 30 35 25 40। हर इंसान को जब इतना नेगेटिविटी आता है ना, तो बहुत गलत सवाल उठते हैं इस दिमाग में, क्योंकि हम इंसान हैं, हाँ, यू नो। एंड आई डोंट फील इट्स फेयर टू पुश समवन टू एन एक्सटेंट with have these negative thoughts. So I feel like after apology people should just stop with that BS. आपकी बात हुई Yeah. लेकिन उससे? हाँ, मेरी बात हुई थी उससे। या आई जस्ट आई फील लाइक मैंने जो एग्जैक्टली कहा है, मैंने उसको वही कहा कि व्हाट आई वॉच वाज अनएक्सेप्टेड, बट I think I personally feel there should be a stop on the hatred. I hope you don't take it to a level where it takes you to a dark zone. Yeah, because I don't want that. आपने ना उसकी लाइव कॉमेडी घर के अंदर भी देखी थी। क्या आपको तब ऐसा फील होता था कि वो कुछ टॉपिक्स पे लेके लिबर्टी ले लेता था? um, मेरे साथ पर्सनली तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर किसी घर के किसी और कोने में कोई और कॉन्वर्सेशन में ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो मुझ तक तो नहीं पहुंचा है। बस वो फन वे में बातें करता था, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ऑनेस्टली, यू नो, समटाइम्स 9 सही चीज़ें करने के बाद एक गलत चीज़ जब इंसान कर देता है ना, तो पूरी दुनिया उस एक गलत पे ही फोकस करती है। आई थिंक प्रणीत इज़ अ नाइस गाय, एंड दैट्स वाई माई हार्ट इज़ रेडी टू forgive him. There are people who are not nice people, and I will never forgive them, but he is a nice guy. कौन है Yeah. जिसको आप माफ नहीं करेंगी? वो अब जिसको उड़ता तीर लेना है वो ले सकता है। Wear the shoes, Cinderella. या
पता है क्या है, आप लोगों का सीजन ऐसा था जो खत्म होने के बाद भी बाहर अभी तक बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, आप भी देखती ही होंगी सोशल मीडिया पे। मुझे लगता है कि देखो ये मेरा नज़रिया है, एक शो था, आपने वो किया, 60 दिन मैंने किया, 90 दिन किसी और ने किया, अब वो शो खत्म हो गया। यू नो, आई फील लाइक ओके, इट्स ओके टू लिव इन दैट शो, बिकॉज बिग बॉस बहुत जल्दी आपके जहन से नहीं उतरता है। हाँ। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बी इन, इट्स एन इम्पॉसिबल प्लेस टू बी इन। सो मेंटली स्टिल मुझे 2 महीने तक रोज सपने से बिग बॉस के आ रहे थे। सो इट्स ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बट इट्स ओके टू लिव इन दैट फॉर अ मंथ और टू। बट अब 8 महीने हो चुके हैं, और एंड इफ यू स्टिल नॉट ओवर इट, इसका मतलब आपको मेंटली उसने अफेक्ट नहीं किया है, आप ये क्लाउड के लिए कर रहे हो। क्योंकि उसी सेम चीज़ों के लिए लड़ना, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे से हर इंसान से लड़ना, इसका मतलब आपको अब वो अफेक्ट नहीं कर रहा, आप ये जानबूझ के कर रहे हो। You know, I feel that. So, I mean, people can do whatever they want. I'm over it. Just don't drag me in this. Yeah. आपको कहीं, आपने कहा मैं एपिसोड भी नहीं देख पाई थी, तो आपको लगा था कि ज्यादा देखूंगी तो थेरेपी की जरूरत ना पड़ जाए? मुझे थेरेपी की ज़रूरत वैसे भी पड़ी है, जितना मैंने देखा है उससे भी मुझे सिर्फ थेरेपी ही नहीं, मुझे मेडिटेशन, सब कुछ की ज़रूरत पड़ी है मुझे। आई एम सेइंग इट इन अ वेरी फनी वे, बट आई वॉज अबाउट टू बी हॉस्पिटलाइज 3 or 4 times because of anxiety attacks. I'm saying it very lightly, but I'll tell you, 3 months after Big Boss, at least 2 months was the most difficult time for me. The most difficult time. And it does not, वो शो सिर्फ आपको ट्रॉमेटाइज नहीं करता, वो आपको आपके रियलिटी से इतनी दूर ले जाता है कि आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मैं कौन सा इंसान हूँ, जो दिखा रहे वो हूँ, जो थी वो हूँ, जो आप भूल जाते हो आप कौन हो। It's I mean, for anyone who watches who's going to do next seasons, it's a very difficult place to be in. तो उसके बाद फिर आपने जब नेक्स्ट किया द 50, तब आपको इस बात का डर था कि इसमें भी ऐसी चीजें ना हो? वो कहते हैं या ना वो कि भी डिफिकल्ट रहा? नहीं, एक बार जब आप किसी सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल का सामना कर देते हो, तो आप फियरलेस हो जाते हो। जैसे मेरे साथ पैजेंट्री स्टेज में ये हुआ था कि आई वॉज अबाउट टू ट्रिप, और वो एक बार जब वो पैर ऐसे बेंड होके जब मैंने खुद को वापस पकड़ा, फिर मैं फियरलेस हो गई, फिर मैंने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट वॉक दी है। सो आई थिंक आप वो एक कठिनाई को फेस करके फियरलेस हो जाते हो, और वही हुआ है बिग बॉस करने के बाद। आई वाज लाइक, I don't give a damn what people think about me. I am who I am. I know who I am. और मुझे वक्त भी मिल गया था to work on myself, except for a few things, of course. So I feel like मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं कौन सी चीज़ क्यों करती हूँ, किस पर्पस और किस इंटेंशन से करती हूँ, और वो कभी गलत नहीं होती। I love to live with integrity. तो मैं उसी से ये गेम खेलूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आज भी। आप खुश थी वो शो करके? हाँ, I आपको was very happy. A lot of people actually saw the real Nehal because of 50. The kind of messages and love I've got after 50 is crazy. मतलब आई वुड, और मैंने काफ़ी सब शेयर भी किया अपने इंस्टाग्राम पे, लंबे लंबे मैसेजेस लोगों ने भेजे दैट वी मिसअंडरस्टूड यू, दैट आपके साथ बुरा हुआ है एक शो में, बट हमने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, यू आर एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, एंड आई वाज लाइक थैंक यू गॉड। या कौन से फ्रेंड्स बनाए आपने उस शो से? 50 से कृष्णा है, तेजस्वी माडीवाड़ा है, फिर और प्रिंस से बात करती हूँ, युविका से बात करती हूँ, एंड शिव है, शिव मुझे रोज मतलब, फैजू है, सो आई थिंक अ लॉट, कटारिया, लक्ष्य, एवरीवन। या ओके। और बिग बॉस के कुछ फ्रेंड्स जो अभी भी हैं? यस, कुनिका जी बहुत अच्छे फ्रेंड है, कुनिका जी है, नीलम से बात होती है, फिर अवेज से रोज मिलना होता है, अशनूर से बात होती है। so, खतरों के खिलाड़ी भी ऑफर हुआ था, राइट? यस, है ना, उस लिस्ट में भी आपका नाम था। या तो फिर आपने नहीं किया, कुछ खास वजह? या वजह यही है कि मुझे बैक टू बैक रियलिटी नहीं करना था। ऑफ कोर्स करने के लिए कर सकते हैं, बट वो मेरी चॉइस नहीं थी। अगेन, दिस डिड नॉट फॉल इन माय थॉट प्रोसेस।
क्योंकि इमीडिएटली बिग बॉस के बाद 3 महीने में मैंने 50 किया, तो मुझे खुद को थोड़ा ब्रेक देना था, क्योंकि रियलिटी स्पेस इज, ऑल्दो खतरों इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम या दीज टू रियलिटी शोज, एंड इट इज़ अ टास्क बेस्ड शो, बट आई थिंक 50 के बाद मुझे इंजरीज भी इतनी हो गई, सो आई वॉज लाइक लेट जस्ट नेहल चिल। सो कोई बात नहीं, अगले साल है उसके बाद कर लेंगे। Yeah. फरहाना ने किया, गौरव ने किया आपके सीजन हम्म। से, और मैंने तो ये भी सुना है फरहाना फाइनलिस्ट बनी है। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आपको पता चलता है ऐसे खतरों में क्या होता है, I don't know. जो Yeah. खबर आई है वो ये है कि 3 जो टॉप 3 गए हैं हाँ। उसमें उसका भी नाम है। Oh, that's wonderful, बहुत अच्छा है। Yeah. और जब गौरव ने साइन किया तो लोगों ने तो यही सवाल उठाया, तुमने बिग बॉस में तो टास्क नहीं किए, यहाँ पे वो कैसे तो मैंने करो? भी पूछा था कि गौरव अब जीके क्या करेगा खतरों में? तो जीके ने कहा जीके टास्क करेगा। या तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की अब मैं बात करूं तो आपके फैंस आपको कहाँ देखेंगे? मेरे फैंस मुझे बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखेंगे, और बहुत एजी काम करते हुए देखेंगे, कुछ कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स होगा वो, या जो मुझे भी सेटिस्फाई करे और जो ऑडियंस को भी हुक्ड रखे कि हाँ ये कुछ अच्छा कंटेंट है। तो चलिए, थैंक यू Thank नेहल you एंड so ऑल द much. बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स।